अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपका। उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आपका मेज़बान अदनान तारिक एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ हाजिर खिदमत है। उम्मीद है ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी। ये वीडियो है सेकंड वर्ल्ड वॉर की पहली बैटल के बारे में, जो जर्मनी ने 1 सितंबर 1939 को पोलैंड के ख़िलाफ़ की। 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया और उसके 36 दिन के बाद पोलैंड जो है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाता है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। 17 सितंबर को रशिया इसके ऊपर हमला करता है और यूँ 36 दिन के बाद 7 अक्टूबर को पोलैंड जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। ये सेकंड वर्ल्ड वॉर की पहली बैटल थी। ये बैटल क्यों हुई और पोलैंड की क्या अहमियत है यूरोप के अंदर, सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू करवाने की कॉन्टेक्स्ट में क्या अहमियत है और इस बैटल के इम्पैक्ट्स क्या निकले, इन 3 चीज़ों को सामने रखते हुए आज की वीडियो आपकी खिदमत में पेश की जाएगी। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक का बटन दबाइए, सब्सक्राइब भी कीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। मैं एक और बात आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको कुछ चीज़ें ठीक ना लगे तो आप कमेंट्स अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें, खुलकर तनकीद किया करें, मुझे बताया करें कि मुझे अपनी वीडियोज़ को किस तरह से इम्प्रूव करना चाहिए, किन नए टॉपिक्स के बारे में बात करनी चाहिए। ये जिक्र है 1 सितंबर 1939 का, जब एक पुराना जर्मन बैटलशिप जो जर्मनी ने 1910 में बनाया था, जिसका नाम था शिविल्ज़विग हॉलस्टेन, ये डेंजिंग की बंदरगाह के पास खड़ा हुआ था। 1 सितंबर को इस बैटलशिप ने बंदरगाह के ऊपर गोलाबारी करना शुरू कर दी। बंदरगाह के ऊपर 188 पोलिश फौजी मौजूद थे। अंदाज़ा ये था कि तमाम फौजी जो हैं वो 1 से 2 घंटे के अंदर या तो मारे जाएंगे या फिर हथियार फेंक देंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। पोलिश फोर्सेस ने बहुत डट कर मुकाबला किया। 7 दिन तक उन्होंने हथियार नहीं फेंके, 7 दिन तक उस बंदरगाह को जर्मन कब्जे में जाने से रोके रखा। ये था सेकेंड वर्ल्ड वॉर की पहली बैटल के पहले दिन का अहवाल। ये कोई किसी फिल्म का सीन नहीं था, ये मैं आपको जैसे बता चुका हूँ कि ये एक इम्पॉर्टेंट बैटल के पहले दिन का, पहले हिस्से का अहवाल है। देखिए, पोलैंड 1939 में तबाह हो जाता है, 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। इसकी हिस्ट्री को इमीडिएट बैकग्राउंड में समझने के बजाय इसकी 150 साल पुरानी हिस्ट्री को खंगालना और समझना बहुत ज़रूरी है। जब मैं 150 बरस हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ तो इससे आप ये मत समझिएगा कि मैं आपको तारीख़ के बहुत डिटेल्ड पर्सपेक्टिव के साथ रूशनास करवाना चाहता हूँ, बहुत लंबी चौड़ी कहानियाँ सुनाऊंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिर्फ 2-3 बातें करनी है कि 1795 में पोलिश टेरिटरी को 3 रीजनल एम्पायर्स ने डिवाइड कर लिया। ऑस्ट्रिया, रशिया और प्रूशिया, ये 3 एम्पायर्स उस ज़माने की यूरोप की सबसे बड़ी एम्पायर्स कंसीडर की जाती हैं। मैं बरतानिया की बात नहीं कर रहा, बरतानिया मेन लैंड यूरोप का हिस्सा कभी भी नहीं रहा। तो ये तीनों एम्पायर्स इस पोलिश टेरिटरी को ख़त्म कर देती हैं। यूँ पोलिश नाम का मुल्क दुनिया के नक्शे से ख़त्म हो जाता है और 1918 तक, जब तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक जर्मनी को मुकम्मल तौर पर शिकस्त का सामना नहीं करना पड़ता, पोलिश रिपब्लिक दोबारा से नहीं बनती। 1918 में वर्साई की कॉन्फ्रेंस के अंदर सेकंड पोलिश रिपब्लिक के नाम से एक मुल्क बनाया जाता है जो आज पोलैंड के नाम से जाना चाहता है। ये पोलैंड का मॉडर्न रीबर्थ है। अब होता ये कि पोलैंड की अहमियत क्या है। पोलैंड मशरकी यूरोप और मगरबी यूरोप के दरमियान एक बफर स्टेटस रखता है, पहली बात। दूसरी बात, पोलैंड जो है वो खुद से एक बहुत बड़ी एम्पायर कभी भी नहीं रहा, लेकिन चूंकि ये 3 बड़ी एम्पायर्स को आपस में कनेक्ट करता है, इन तीनों बड़ी एम्पायर्स की जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज़ हैं वो पोलैंड की वजह से एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में पोलैंड की कितनी ज़्यादा अहमियत रही है और यही अहमियत पोलैंड को भारी कीमत अदा करने पर मजबूर करती रही है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ख़ात्मे के बाद जब सेकंड पोलिश रिपब्लिक बनती है तो उसके पैदा होते साथ ही उसको एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है। जो सेकंड पोलिश रिपब्लिक है ये वेस्टर्न आइडियोलॉजी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी की अलमबरदार है और इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये एंटी कम्युनिस्ट है। रशिया में 1917 में सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आ चुका है, सोवियत यूनियन बन चुका है। रशिया जो है वो सोवियत यूनियन बन रहा है, वो आहिस्ता आहिस्ता अपने नेबर्स के अंदर कंट्रीज़ को कैप्चर कर रहा है और अपने सोवियत सिस्टम के अंदर एक फेडरल यूनिट के तौर पर या एक कन्फेडरल यूनिट के तौर पर लेकर आ रहा है। पोलैंड को भी इसी का एक थ्रेट था कि रशिया जो है वो किसी भी वक्त, किसी भी साल पोलैंड को अपना हिस्सा बना लेगा। इसी वजह से पोलैंड के अंदर हमको बाकी यूरोपियन नेशंस की निस्बत ज़्यादा एंटी सोशलिस्ट फीलिंग्स नज़र आती हैं। ये बहुत हिस्टोरिकल कंट्राडिक्शन है कि पोलैंड जो सारी अपनी पूरी इस रीसेंट हिस्ट्री के अंदर अब सबसे बड़ा थ्रेट सोवियत यूनियन को समझता रहा है, लेकिन उसको सबसे जो बड़ा चैलेंज मिला है वो रशिया की जानिब से नहीं मिला, बल्कि वो मिला है जर्मनी की जानिब से। ये एक पहेली है, इस पहेली को सॉल्व करेंगे तो सेकंड वर्ल्ड वॉर क्यों शुरू होती है पोलैंड पे कब्जे से,
इसकी समझ आपको आ जाएगी। पोलैंड ने 1918 से लेकर 1939 तक पूरे यूरोप के अंदर अपने आप को प्रोजेक्ट किया कि वो एंटी सोशलिस्ट फीलिंग्स का सेंटर है। अगर पोलैंड के अंदर एंटी सोशलिस्ट फोर्सेस को स्ट्रेंथन ना किया गया तो सोवियत यूनियन का सोशलिस्ट सिस्टम है, जो उनका सोशलिस्ट डॉक्ट्राइन है, जो वो स्टालिन पूरे यूरोप की हर कंट्री के अंदर स्टेट क्राफ्टिंग में सोशलिस्ट सिस्टम को लेकर आना चाहता है, इंक्लूडिंग बरतानिया, तो वो उसमें कामयाब हो जाएगा। तो सोशलिस्ट सिस्टम को डील करने के लिए पोलैंड ने अपनी जो आइडियोलॉजी यूरोप के अंदर स्प्रेड की, अपना जो डिप्लोमेटिक मिशंस के अंदर जो उन्होंने बात को स्प्रेड आउट किया कि वी आर द फर्स्ट फ्रंट फोर्स विच कैन रिपेल द सोवियत थ्रेट। इस बार ये काफ़ी हद तक सक्सेसफुल इसको होना चाहिए था, बदकिस्मती से नहीं हुआ और पोलैंड को अपनी फ़ाइट अकेली करना पड़ी। और ऐसा हुआ कि 1939 में पोलैंड को 3 बड़े धोखों का सामना करना पड़ चुका था। पहला बड़ा धोखा ये था कि 1934 में जर्मनी ने पोलैंड के साथ वायदा किया नॉन एग्रेशन पैक्ट, यानी कि जर्मनी जो है वो पोलैंड के ऊपर हमला नहीं करेगा। जर्मनी भी एंटी सोशलिस्ट है, पोलैंड भी एंटी सोशलिस्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि पोलैंड और जर्मनी दोनों एक ही आइडियोलॉजिकल ब्लॉक के हिस्सा हैं। अभी कोल्ड वॉर तो शुरू नहीं हुई ना, वो तो 1945 के बाद होगी, लेकिन कोल्ड वॉर की जो बेसिक आइडियोलॉजी है वो आइडियोलॉजी तो यूरोप के अंदर एग्जिस्ट करना शुरू हो गई थी 1920s के स्टार्ट से ही, 1921 से, जब से सोशलिस्ट रेवोल्यूशन आया था रशिया में 1917 में। तो ये पहला बिट्रेल ये था कि 1934 का जो एग्रेशन पैक्ट था उसको भी ख़त्म कर दिया गया। दूसरा ये था कि 1938 में फ्रांस और बरतानिया ने पोलैंड के साथ मुआहदा किया कि अगर पोलैंड के ऊपर कोई भी मुल्क हमला करेगा तो फ्रांस और बरतानिया उस मुल्क के ख़िलाफ़ जंग का ऐलान करेंगे और प्रैक्टिकल वॉर भी करेंगे। ये दूसरा मुआहदा था, इसकी भी खिलाफ वर्जी हुई। तीसरा 1939 में जर्मनी ने, आपको जैसा कि मैंने बताया कि उसने नॉन एग्रेशन पैक्ट किया था कि मैं पोलैंड के ऊपर हमला नहीं करूंगा, लेकिन उसने एक प्लान किया, एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बताता चलूँ। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि एक मुल्क मौके की तलाश में है कि वो दूसरे मुल्क के ऊपर हमला कर सके, लेकिन वो इंटरनेशनल लॉ से डरता है कि अगर वो हमला करेगा तो वो इंटरनेशनली अग्रेसर के तौर पे कंसिडर किया जाएगा। लिहाजा वो अग्रेशन को कवर करने के लिए वो ये तासुर देना चाहेगा कि वो अग्रेशन नहीं कर रहा बल्कि वो डिफेंस कर रहा है, अग्रेशन उसके खिलाफ हुआ है। तो जर्मनी ने एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया। ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन ग्लीविट्स इंसिडेंट के नाम से जाना चाहता है। 31 अगस्त 1939 के दिन जर्मन एसएस एहलकारों ने पोलिश आर्मी की वर्दियां पहनी और एक जर्मन रेडियो स्टेशन के ऊपर हमला किया। हमला करके वहां पे कुछ बंदों को मार दिया और उस जर्मन रेडियो स्टेशन से अनाउंसमेंट की कि पोलैंड ने जर्मनी के ऊपर अटैक कर दिया है। ये बात है 31 दिसंबर 1939 की। इससे ठीक एक दिन के बाद जर्मनी ने पोलैंड के खिलाफ ऐलान जंग किया और ऐलान जंग के साथ साथ जंग प्रैक्टिकली शुरू भी कर दी। हैरत अंगेज़ बात यह है कि एक दिन के अंदर अंदर पोलिश बॉर्डर के ऊपर जर्मन की पूरी फ़ौज, उनका पैंजर जो टैंक्स का यूनिट होता है, उनकी आर्टिलरी, उनकी कैवलरी, उनका टैंक्स का यूनिट, उनकी एयरफोर्स, सब तमाम फोर्सेस बॉर्डर के ऊपर मौजूद थी। अगले दिन सुबह 4:45 पर जर्मनी ने 3 साइड से पोलैंड के ऊपर हमला किया। आर्मी ग्रुप नॉर्थ, आर्मी ग्रुप साउथ और स्लोवाकिया, इन 3 जानिब। स्लोवाकिया जो था वो जर्मनी का प्रॉपर हिस्सा नहीं था, वो चीकोस्लोवाकिया का हिस्सा था। जर्मनी ने इसके ऊपर कब्ज़ा किया था और स्लोवाकिया जो है वो जर्मनी के साथ उसका बॉर्डर भी नहीं मिलता था उस तरह से। तो इन 3 साइड से पोलैंड के ऊपर अटैक किया गया। ये कोऑर्डिनेटेड अटैक था और इस अटैक का नाम है ब्लिट्सक्रीग। ब्लिट्सक्रीग ये वर्ल्ड हिस्ट्री में, वर्ल्ड की, दुनिया की जो वॉर हिस्ट्री है उसमें ये पहली दफ़ा ये स्ट्रैटेजी बनाई गई थी। इससे पहले आपको दुनिया की जंगों की, चाहे वो एंशियंट टाइम्स की हैं, चाहे वो मिडीवल पीरियड की हैं, चाहे वो मॉडर्न पीरियड की हैं, आपको ब्लिट्सक्रीग जैसी स्ट्रैटेजी नहीं मिलेगी। ये जर्मन्स ने खुद से डिवाइस की थी और यही स्ट्रैटेजी थी जिसके बायस जर्मन सेकंड वर्ल्ड वॉर के पहले 2 सालों में हर बैटल में कामयाब होते चले गए। ये स्ट्रैटेजी यूरोप की किसी नेशन के पास मौजूद नहीं थी, चाहे वो अमेरिका हो, अमेरिका तो खैर एक अलग मुल्क है, चाहे वो यूरोप का कोई भी बड़े से बड़ा एडवांस मुल्क हो, बरतानिया हो, फ्रांस हो। ब्लिट्सक्रीग ये है कि तमाम फोर्सेस, चाहे वो टैंक्स फोर्सेस हों, चाहे वो कैवलरी हो, चाहे वो आर्टिलरी हो और एयरफोर्स, तमाम फोर्सेस मिलकर एक ही टाइम के अंदर बहुत तेज़ी के साथ, बड़ी स्पीड के साथ कोऑर्डिनेटेड अटैक करती हैं और इस अटैक के नतीजे में वो बहुत तेज़ी के साथ डीप इनसाइड भी चली जाती हैं। बजाय इसके कि वो किसी एक मुहाज पर खड़े होकर बैटल करें,
और दुश्मन को मैक्सिमम नुकसान पहुंचाने की कोशिश करें। इस बैटल के अंदर दुश्मन का मैक्सिमम नुकसान हो या ना हो, दुश्मन को बाईपास भी करना पड़े तो बाईपास भी कर दिया जाए, दुश्मन को एनिमी को इंसर्कल कर दिया जाए एक जगह पर, आपकी आर्मी तेज़ी के साथ आगे मूव कर जाए। इसका नतीजा ये निकलता था कि जर्मन फोर्सेस 48 घंटे के अंदर 300 किलोमीटर का फासला तय कर लिया करती थी। तो ये ब्लिट्जक्रीग की स्ट्रेटजी का जो पहली एग्जीक्यूशन है, इसका जो पहला आपको नमूना मिलता है वो पोलैंड के ऊपर जर्मन अटैक की शक्ल में मिलता है, जो बहुत कामयाब साबित हुआ। ब्लिट्जक्रीग के नतीजे में जर्मनी ने पहले ही दिन बहुत नुमाया कामयाबी हासिल कर ली, बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि पहले ही दिन उन्होंने पोलिश आर्मी को डिसमेंटल करके रख दिया था और पहले ही दिन उनकी बढ़तरी साबित हो गई थी। और पहले ही दिन ये वर्ल्ड पावर्स को ये बात पता चल गई थी कि जर्मनी का पोलैंड के ऊपर हमला हफ्ते ना सही तो 2 हफ्ते की बात होगी। ऐसा ही हुआ। यहाँ पर हैरत की बात है कि क्या पोलैंड इस अटैक की तवक्को नहीं कर रहा था? नहीं, ऐसा नहीं था। पोलैंड को अंदाज़ा था कि उसके ऊपर वेस्टर्न साइड से, जर्मन की साइड से भी अटैक हो सकता है। पोलैंड जो है वो एंटी सोशलिस्ट आइडियोलॉजी का आलम बरदार और सोशलिस्ट डॉक्ट्राइन के स्प्रेड होने की वजह उनकी स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। तो पोलैंड अगर उस आइडियोलॉजी के ख़िलाफ़ फ़ाइट कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि क्या वो अपनी मजबूत फ़ौज नहीं बनाएगा? नहीं, ऐसा नहीं था। उसने अपनी बड़ी मजबूत फ़ौज बनाई थी। 10 लाख से ज़्यादा उसके रेगुलर आर्मी पर्सनल्स थे। टैंकों का बहुत बड़ा उसका दस्ता था। एयरफोर्स भी उसकी काफ़ी जर्मन्स और रशियंस के मुकाबले में स्ट्रॉन्ग तो नहीं थी, लेकिन फिर भी बहुत वीक नहीं थी। लेकिन पोलिश स्टेट जो है वो एक मजबूत काउंटर ऑफेंस नहीं कर पाई। इसकी 2 रीज़न्स हैं। पहली वजह ये कि अमेरिका, बरतानिया और फ्रांस ने पोलैंड को ये कहा था कि आप अभी अटैक ना करें, हम डिप्लोमेटिक तरीके से इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। जर्मन्स अपना अटैक वापस कर लेंगे, जर्मन वापस चले जाएंगे और आपकी टेरिटरी आपको वापस मिल जाएगी। तो पोलिश गवर्नमेंट का ये ख्याल था कि अमेरिकन्स, ब्रिटिश और फ्रेंच स्टेट्स जब ये प्रॉमिस कर रही हैं कि डिप्लोमेटिक चैनल से ये मामला हल हो जाएगा, तो इसका मतलब ये है कि हमको मिलिटरीली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक नहीं करना चाहिए। ये पहली वजह है। दूसरी वजह ये जो मैंने आपको बताया कि जर्मन्स ने जो ब्लिट्जक्रीग की स्ट्रेटजी डिवाइस की थी कि तमाम अटैक्स कोऑर्डिनेटेड होंगे, एक ही टाइम में होंगे और स्पीड को प्रायोरिटी दी जाएगी। मतलब ये नहीं कि दुश्मन को आपने मुकम्मल तौर पे एनाहिलेट करना है। दुश्मन को एनाहिलेट करना, एक फ्रंट के ऊपर बैटल करके उसको कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं है। उस बैटल को में आप अपना अपर हैंड शो कर दें, अपर हैंड शो करें, उसको कंप्लीट करें ना करें वो बात की बात है। आप आगे मूव कर जाएं 200-300 किलोमीटर एक दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में। तो ये जो स्विफ्ट रैपिड मूवमेंट है, ये दुनिया की वर्ल्ड हिस्ट्री की जो वॉर्स हैं, जो बैटल्स हैं, उनके अंदर फर्स्ट स्ट्रैटेजी थी। मैं 2 दफ़ा पहले भी बता चुका हूँ। दैट इज़ द सेकंड रीज़न जिसने पोलिश आर्मी को एक सफिशेंट रिप्लाई ना करने दिया। अभी जो है पोलैंड के ऊपर जर्मनी का अटैक कंटिन्यू है, बावजूद इसके कि जर्मन फोर्सेस बड़ी सक्सेसफुली आगे चल रही हैं और बावजूद इसके कि पोलिश रेजिस्टेंस भी बहुत कामयाबी के साथ या बड़े नुमायां तौर पर आगे चल रही है। एक और धोखा पोलिश स्टेट के साथ होता है। उस धोखे का नाम है रशियन बीट्रेयल, रशियन अटैक। 17 सितंबर 1939 को रशिया भी पोलैंड के ऊपर अटैक कर देता है और उसका जवाब वो वही बनाता है जो 2023 में रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने यूक्रेन के ऊपर हमला करते हुए दुनिया को दिया था कि रूस दुनिया में किसी भी जगह पर स्लाविक रेस के लोगों की तहजीब, उनके कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमला कर सकता है। और यही प्रोटेक्स्ट उसने 1939 में 17 सितंबर को दिया कि चूंकि पोलिश स्टेट ख़त्म हो चुकी है, जर्मनी ने आकर पोलिश स्टेट को ख़त्म कर दिया है, यहाँ पर एनार्की है, यहाँ पर केओस है। इस कंडीशन के अंदर रूस ये अपनी जिम्मेदारी समझता है कि बेलोरसिया और यूक्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए पोलैंड को एक बफर के तौर पे इस्तेमाल ना होने दिया जाए बाय वेस्टर्न पावर्स। लिहाजा हम पोलैंड की ईस्टर्न साइड से इन्फिल्ट्रेट कर रहे हैं। ये था उनका प्रिटेक्स्ट। नतीजा क्या निकलता है? पोलैंड 2 मुहाज़ों पे फंसा हुआ है बहुत बुरी तरह से। पहले ही मुहाज़ को वो जिस लेवल पर जाकर उसे काउंटर करना है वो नहीं कर पा रहा, उसे सक्सेस नहीं मिल रही है। तो दूसरे मुहाज़ से जब उसको एक नए ऑफेंस का सामना करना पड़ा तो पोलिश रेजिस्टेंस का जो स्टेमिना था, जो उनकी जो कैपेबिलिटी थी, जो ऑलरेडी कॉम्प्रोमाइज़ थी, वो और ज़्यादा वीकन हो जाती है। अब पोलैंड के साथ होता क्या है? पोलैंड दोनों तरफ से एक चक्की में पिस रहा है। एक तरफ से जर्मन्स है, दूसरी तरफ से रशियंस हैं। दोनों स्टेट्स जो हैं वो पोलैंड को सिर्फ मिलिट्री पर्पस के लिए, मिलिट्री डिज़ाइन के लिए ये नहीं देख रही हैं, बल्कि उसके साथ साथ वो वहाँ पर उन्होंने अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स भी इन्हीं दिनों में शुरू कर दिए हैं। मसलन जर्मनी जो है उसने पोलैंड के अंदर जो लिबरल स्कॉलर्स हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं, प्रोफेसर्स हैं और सबसे बढ़कर ज्यूज़ की दुनिया में सबसे बड़ी पॉपुलेशन 1939 में पोलैंड के अंदर थी। 33 लाख यहूदी पोलैंड में रहते थे। तो जर्मनी ने इन्हीं दिनों के अंदर इन तमाम एंटी
जर्मन फोर्सेस को एंटी स्टेट डिक्लेयर करते हुए कत्ल करना शुरू कर दिया, उनका मैसेकर करना शुरू कर दिया। एक तरफ से जर्मनी ये काम कर रहा था मिलिट्री प्लान्स के साथ साथ, और दूसरी तरफ से रशिया ने ये किया कि रशिया को थ्रेट था कि यूरोप के अंदर जो सबसे ज़्यादा एंटी सोशलिस्ट आर्मी है, एंटी सोशलिस्ट स्टेट है, वो हमारे लिए इस वक्त फ्रंट के ऊपर पोलैंड है। पोलैंड की पूरी स्टेट, मैंने आपको बताया, एंटी सोशलिस्ट थी। पोलैंड की पूरी आर्मी की जो ट्रेनिंग थी पिछले 20 सालों की, वो भी एंटी सोशलिस्ट लाइंस के ऊपर हुई थी। तो उनको पता था कि अगर हमने इस आर्मी को डिफीट कर भी दिया, अगर ये आर्मी सरेंडर कर भी देती है, तो ये किसी भी टाइम फ्यूचर में एंटी सोवियत यूनियन डेफिनेटली हो जाएगी। इनके अंदर जेनेसिस मौजूद है, लिहाजा उन्होंने उनका भी मैसेकर करना शुरू कर दिया। तो पोलैंड के साथ तो ये डबल ट्रबल हो गया। एक तरफ उसको मिलिटरीली डिफीट हो रही है, अर्बन एरियाज़ पे बॉम्बिंग हो रही है, वो भी तबाही का सामना करना पड़ रहा है। उसके साथ साथ उनको जो आइडियोलॉजिकल मैसेकर है फ्रॉम बोथ साइड्स, उसका भी सामना करना पड़ा। तो पोलैंड के साथ जो ट्रेजेडी हुई है वो डबल प्रॉन्ग्ड है फ्रॉम बोथ साइड्स। पोलैंड ख़त्म हो जाता है, दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है। जर्मनी एक तरफ वेस्टर्न पोलैंड पे कब्ज़ा कर लेता है, रशिया दूसरी तरफ ईस्टर्न पोलैंड पे कब्ज़ा कर लेता है। फ्रांस और बरतानिया ने वादा किया था कि पोलैंड की मदद करेंगे, लेकिन वो मदद को बिल्कुल नहीं आते। उनकी मदद इखलाकी हमदर्दी से ज़्यादा नहीं होती। फ्रांस ने जर्मनी के कुछ इलाकों पे हमला ज़रूर किया, लेकिन वो हमला भी ना होने के बराबर था। उसका पोलैंड के ऊपर जर्मनी के अटैक के ऊपर असर कोई नहीं हुआ। पोलैंड की स्टेट ख़त्म हो जाती है, पोलैंड की आर्मी सरेंडर कर देती है, लेकिन इसके बावजूद पोलैंड के अंदर रेजिस्टेंस मूवमेंट कामयाबी से चलती रहती है 1945 तक। पोलैंड ने बहुत कामयाबी के साथ सक्सेसफुल गुरिल्ला वॉरफेयर के टैक्टिक्स के ज़रिए से जर्मन फोर्सेस और रशियन फोर्सेस को जब उनको मौका मिला नुकसान पहुंचाया। इनकी अंडरग्राउंड मूवमेंट जो थी वो लंदन में बैठे हुए पोलिश एग्जाइल्स के ज़रिए से कंट्रोल की जाती थी। उम्मीद है नाज़रीन ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। सेकंड वर्ल्ड वॉर की पहली बैटल है और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वॉर आगे कैसे मूव करती है और कौन सी मज़ीद बैटल्स हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जर्मनी ने फ्रांस के ऊपर कैसे कब्ज़ा किया। थैंक यू सो मच। उम्मीद है आप नेक्स्ट वीडियो को भी ज़रूर देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।